नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक नया टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित है। दोस्तों, मैंने जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को पूरा करना है। अब आज का जो टॉपिक है वह पहला वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान है, क्योंकि इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ का जो जीएस है उसमें 50-50 प्रश्न आएंगे जो कि 100-100 अंक का रहेगा, ठीक है। तो फिर आज का जो टॉपिक है यही रहेगा और इस क्वेश्चन में मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा और लास्ट में जो आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा तो उसका आंसर भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी टेस्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वीडियो आपने पूरी तरह देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आप लोगों को एक विस्तृत जानकारी भी दे दूंगा कि उससे संबंधित आसपास उसमें क्या आता है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न लिखते हैं, छत्तीसगढ़ में विस्तृत सर्वाधिक सेल समूह है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में विस्तृत सर्वाधिक सेल समूह हैं। तो कौन से सेल समूह जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से विस्तृत है? ऑप्शन है कि धारवाड़ सेल समूह, कड़प्पा सेल समूह, आर्केरियन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह। इसका जो जवाब किया जाएगा आर्केरियन सेल समूह। आपको याद रखना है, आर्केरियन सेल समूह छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विस्तृत भाग में है। यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में लगभग 50% जो क्षेत्रफल में यहाँ फैला हुआ है। मान लो जाए ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जैसे कि मध्य छत्तीसगढ़ है, इस हिस्से को छोड़ दे और कोई कोई जगह और है, तो बाकी जो शेष जगह बचता है उसमें आर्केरियन सेल समूह का विस्तार हुआ है। और यहाँ जो है सबसे प्राचीन सेल समूह है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीन सेल समूह कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो आर्केरियन सेल समूह आएगा। और अच्छा चीज़ यहाँ पर है कि बैलाडीला की जो पहाड़ी है वहाँ सबसे पुरातन सेल की निर्मित है, तो सबसे पुरातन सेल से यहाँ निर्मित है। तो इस तरीके से आज का पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मान नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थान से है? दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से बताऊंगा क्योंकि मुझे हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से समझते हुए चलना है। क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ की मान नदी का जो उद्गम है वह निम्न में से किस स्थान से हुआ है? पंडरापाठ है, मैनपाट है, मनोरा है या देवगढ़ है? सही जवाब आ जाएगा मैनपाट। मैनपाट से हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? इसका जो उद्गम स्थल है वह मैनपाट से हुआ है, जबकि इसका विसर्जन कहाँ पर हुआ है? चंद्रपुर के समीप जो महानदी है, चंद्रपुर के जो समीप है ना, चंद्रपुर में नहीं हुआ है, उसके समीप जो महानदी है उसमें हुआ है। और कुल मिलाकर यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर बहती है। विशेष चीज क्या है कि मान नदी और महानदी के संगम पर जो है चंद्रासिनी देवी मंदिर है, ठीक है। मान नदी मंदिर है, जस्ट उसके नदी के किनारे है और जो नदी में क्या है? नाथल देवी है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का एक संभाग बना है, तो वह कौन से वर्ष में बना है? 1860 है, 1862 है, 1861 है या 1865 है? सही जवाब क्या जाएगा? दूसरा आएगा, 1862 में आएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि इस दौरान जो है मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे। दोस्तों, इससे पहले की घटना है 1861 की, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा उससे संबंधित तो मैं उस टाइम बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो 1862 है उसी से संबंधित बताता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ था कि जो 1862 में जो मध्य प्रांत है उसमें 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ आता था। तो छत्तीसगढ़ जो है एक संभाग आता था, ये तो हो गया, ठीक। इसके अतिरिक्त और जानकारी क्या है कि उसी समय जो है इसी दौरान जो है रायपुर कमिश्नरी बना, और जब रायपुर कमिश्नरी बना तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर हुए चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर बने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चौथा, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? आपको ये बताना, जैसे कि तारापुर विद्रोह है, रानी विद्रोह है, मौर्य विद्रोह है, हलवा विद्रोह है। तो ये जो जनजाति विद्रोह है इसमें से ऐसा कौन सा विद्रोह है जिसमें चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी हुआ? सही जवाब आ जाएगा हलवा विद्रोह। दोस्तों, हलवा विद्रोह हुआ है उसमें जो है चालुक्य वंश का जो पतन है उसका एक कारण बना है। क्यों बना है?
क्योंकि हलवा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता और शासक कौन हुए? अजमेर सिंह हैं। और इसमें जो है दरियादेव मध्य के जो दरियादेव है और अजमेर सिंह के मध्य जो है उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, जिसमें जो है दरियादेव का साथ किसने दिया? चालुक्य वंशों ने इसका जो सपोर्ट किया। इसी वजह से इनका पतन का एक प्रमुख वजह भी यहाँ बनता है। पांचवा प्रश्न है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, उस समय छत्तीसगढ़ में कितनी तहसीलों की संख्या थी? ऑप्शन है 146 है, 98 है, 96 है, 111 है। सही जवाब क्या जाएगा? 96 आ जाएगा। इसका आंसर रहेगा 96। छठवां प्रश्न है, दुर्ग जिले के विभाजन से किस जिले का निर्माण नहीं हुआ है? अब आपको ये बताना है, जैसे कि दुर्ग जिला है, ठीक है। अब ये दुर्ग जिलों को बहुत सारे तोड़ अलग अलग जिले बनाए गए हैं, तो उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें एक जिला ऐसा है जो कि इससे निर्माण नहीं हुआ है। बालोद, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव। सही जवाब क्या जाएगा? मुंगेली आ जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि दुर्ग जिलों को तोड़कर जो है बालोद और बेमेतरा का निर्माण किया गया था सन 2012 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है दुर्ग को ही तोड़ के इससे पहले राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया था 1973 में। लेकिन मुंगेली इसका आंसर नहीं रहेगा। मुंगेली जिले जो कि बिलासपुर को तोड़कर यानी कि बिलासपुर को विभाजित करके 2012 में अलग किया था, तो यही इसका आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? सबसे पहले ये जानना है कि ब्रदरहुड एसोसिएशन मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ कहा जाता है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ कहा जाता है। अब ये इंग्लिश नाम है तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? 1967 में जो है छत्तीसगढ़ में ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया गया था। यहाँ पर मैंने लिखा है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे द्वारका प्रसाद तिवारी। इसके द्वारका प्रसाद तिवारी जो है उपाध्यक्ष बने थे और इसका जो गठन किसने किया है? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया है, जो कि बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 32 है। सही जवाब क्या जाएगा? अनुच्छेद 3। दोस्तों अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्यों का निर्माण करना है, उसमें जो नाम चेंज करना है या फिर उसके जो सीमा का विस्तार करना है, उसमें कटौती करना है, तो इसमें जो अनुच्छेद 3 के तहत इसके दायरे में आता है। यहाँ 9वां प्रश्न है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? तो गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ कांकेर जिले में स्थित है। दोस्तों गड़िया पहाड़ जो कि बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर महोत्सव चलता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि सोनई रुपई तालाब है यहाँ पर, जहाँ पर प्रतिवर्ष गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में बहुत से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें से एक नहीं है, जैसे कि चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, यूरेनियम। तो सही जवाब क्या जाएगा? ताम्र अयस्क छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के द्वितीय किसान शॉपिंग मॉल कहाँ बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में अभी कितना शॉपिंग मॉल है? 2 शॉपिंग मॉल है, उसमें से जो दूसरा है वहाँ कौन सा है? इसका जो आंसर आ जाएगा महासमुंद आ जाएगा। दोस्तों CGPSC में जो प्रथम शॉपिंग मॉल है किसान शॉपिंग मॉल, उसको पूछा गया था, तो अब जो है दूसरा भी बन गया है, तो हो सकता है इसको पूछ दें, तो इसका जो आंसर रहेगा महासमुंद रहेगा। इससे पहले राजनांदगांव था जिसको 2010 में बनाया गया था। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है? तो छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा है वह कितनी होती है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 1300 से लेकर 1325 मिमी तक होती है। दोस्तों यहाँ पर मिलीमीटर है ना कि सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर 1300 से 1325 जो मिमी तक यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, छत्तीसगढ़ में एक चीज़ तो पता है कि केरल में जो मानसून रहता है वहाँ 1 जून को पहुँचता है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 15 जून तक पहुँच जाता है। लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो पानी गिरता है, जो बारिश होता है, वहाँ कहाँ से आता है? तो यहाँ पर है कि बंगाल की जो खाड़ी से, यानी कि जो कोलकाता साइड है, कोलकाता और उड़ीसा साइड से 90% पानी गिरती है, ठीक है, यहाँ पर आती है। उसके बाद जो है अरब सागर से सिर्फ 10% तक वर्षा होती है। 12वां प्रश्न है, यहाँ पर 13 प्रश्न लिखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बाघ वाला अभयारण्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे अभयारण्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ अचानक कमार अभयारण्य। अचानक कमार अभयारण्य में पाए जाते हैं। दोस्तों अचानक कमार अभयारण्य कहाँ पर है?
इसका जो आंसर क्या जाएगा वहाँ मुंगेली में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अचानक कमाल अमरकंटक देश का 14वां क्रम का है, देश का 14 नंबर का क्रम है, जिसे जो है 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? जैसे कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय है। तो आपको ये बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है। इसका जो जवाब आ जाएगा पहला रहेगा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 16 जून 1983 में, 16 जून 1983 में कोनी जो कि बिलासपुर में है वहां पर की गई थी, और जिसे 2009 में केंद्रीय दर्जा दिया गया था। इसको भी याद रखना है कि कब दिया गया था, 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 15 प्रश्न है, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या बोला गया कि राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री है, या फिर जो वन मंत्री है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है वहाँ मुख्यमंत्री होता है। अभी कौन है? जैसे कि श्री भूपेश बघेल है इसके अध्यक्ष हैं। ये तो था 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ से इंडियन जीएस का। योग दर्शन के प्रतिपादक है, आपको ये बताना है कि योग दर्शन किसके प्रतिपादक है। इसका जो आंसर जाएगा पतंजलि का। दोस्तों पतंजलि जो कि एक योगी थे, उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। जैसे कि आजकल टीवी में चलता है पतंजलि योग पीठ का है ना, बाबा रामदेव का, तो इसी के नाम पर रखा गया है पतंजलि योग पीठ, जो कि योग दर्शन पर आधारित थे। 17 नंबर का प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? जैनों का है, कि बौद्धों का है, कि सिखों का है, कि हिंदुओं का है? सही जवाब क्या जाएगा? बौद्धों का है। बौद्ध में धर्म में त्रिपिटक धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। यहाँ पर कौन कौन से है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक। 3 पिटक के आपको नाम को याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? दोस्तों महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, तो बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया था? जैसे कि कुशीनगर है, या फिर इसी को कुशीनारा भी बोलते हैं। ठीक है, लुम्बिनी, कपिल वस्तु है, पावा है, कुंडग्राम है। सही जवाब क्या जाएगा? कुशीनगर, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है। यही इसका आंसर रहेगा। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि इसका जो जन्म है गौतम बुद्ध 63 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ है, और इसका जो मृत्यु है वहाँ 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ है। इनका जो आयु काल है, जीवन काल है 83 वर्षों का था, 80 वर्षों का था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आपको ये बताना है कि प्राचीन काल में जो बहुत सारे शासक हुए थे उसमें से किसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, इन्होंने अपनाया था। 20वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? यानी कि कहने का मतलब एक है कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अशोक की जो शिलालेख है उसमें से ऐसे कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध को उसमें मतलब प्रमाण मिलता है, उसके बारे में कही गई बात। इसका जो आंसर जाएगा शिलालेख 13 नंबर का है। ठीक है, 13वें जो शिलालेख है उसमें बात को कही गई है। देखो जो अशोक के शिलालेख कितने प्राप्त हुए हैं? 14 शिलालेख हैं। ठीक है, उसमें से 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की बात कही गई है। अब कलिंग युद्ध की बात में उसमें क्या बोला गया है कि उन्होंने जो भारी रक्तपात देखा है उसके बाद से उसके हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात को कही गई है, और इसी से जो है पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों इसके बाद एक और अभिलेख आता है 14 नंबर का आता है, जिसमें क्या बोला गया है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि युद्ध से सिर्फ हानि होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। यानी कि कह सकते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसका उद्भव हुआ था वह किसके कारण हुआ था। इसका जो आंसर जाएगा हरिहर एवं बुक्का। दोस्तों ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य को बसाया है या फिर स्थापना है 1336 ईस्वी में किया गया था, और इसका अर्थ क्या होता है? विजयनगर का जीत का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के जो सिद्धांत दिया था उसके प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ शंकराचार्य रहेगा।
23वां प्रश्न है, निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? यानी कि गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल किसने किया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, शिवाजी ने या बालाजी ने? सही जवाब आ जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने किया था गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक। दोस्तों गुरिल्ला युद्ध क्या होता था? जैसे कि जंगल है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे कि विरोधी शत्रु आते हैं, ठीक है, जैसे कि शत्रु लोग आते हैं तो अपनी सेना को छुपा कर रखते हैं। जैसे वो नज़दीक आते हैं उस पर इधर उधर से हमला करते हैं ताकि वहाँ संभलने का मौका उसे ना दिया जा सके। 24वां प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक रूप से प्रभावित थे। तो शिवाजी जो है सर्वाधिक रूप से अपने जीवन काल में किससे प्रभावित थे? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ जीजाबाई से। दोस्तों जीजाबाई उसके क्या है? माँ का नाम है, ठीक है। 25वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें तत्कालिक कारण कौन सा था? इसका जो आंसर आ जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ठीक है, अंग्रेज जो है वहाँ फ्रांसीसी जो जहाज थे उसे अपना अधिकार में ले लिए और यही जो वजह है जो कि प्रथम युद्ध जो कर्नाटक युद्ध था इसका तत्कालिक कारण होना। यहाँ जो जो युद्ध हुआ था वहाँ कब हुआ है? 1740 से 48 के मध्य चला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हुए वहाँ पर लोगों का निवास होता था, तो उसमें से कौन सा सही चित्रण करता है आपको ये बताना है। जैसे कि पहला क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बात तो गलत है, उसके पास वैसा नहीं था। दूसरा क्या है कि वे देवी देवताओं को दोनों को पूजा करते थे, ये बात सही है। तीसरा क्या है, वे युद्ध में घोड़े वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये बात जो है गलत है, ठीक है, घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर जो दूसरा आंसर है वहाँ सही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पहला है, ठीक है, ये सही रहेगा कि वे लोग जो है देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 1900 के आसपास जो हुए थे समय जिसका शासनकाल है ना, तो उस समय जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन हुए थे? इसका जो आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया है? तो अंग्रेजों से संघर्ष जो है किसने किया है? यहाँ पर जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, शहादत खान है, माखनलाल चतुर्वेदी है। सही जवाब आ जाएगा शहादत खां। दोस्तों जब शहादत खां 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे तब ये सभी इसमें सहयोग नहीं किए थे, यानी कि उस समय था ही नहीं ये लोग। 29वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? दोस्तों अगर प्रश्न यहाँ पर सिर्फ ये बोलता है प्रथम भारतीय जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना है, तो इसका जो आंसर रहेगा जैसे कि स्वतंत्र भारत का, तो इसका जो जवाब आ जाएगा सी राजगोपालाचारी आ जाएगा। यहाँ पर सी राजगोपालाचारी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि गांधी जी के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी जो है वह किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज है कि द्वितीय गोलमेज है, तृतीय गोलमेज है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप जो है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आप जो है CGPSC की तैयारी की पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहते हो तो वीडियो पर बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।